वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, यह ध्वनि का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और दिया जा चुका है और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करा सकते हैं। कक्षा 10, 11 और 12 का नया बैच प्रारंभ हो गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो ध्वनि संचरण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात माध्यम वह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो ठोस, द्रव या गैस किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए हवा, पानी, स्टील की आवश्यकता होती है। तो जो माध्यम होता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है या स्टील हो सकता है। इन्हीं के माध्यम से ध्वनि आगे संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। अर्थात ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और बिना माध्यम का ध्वनि आगे बढ़ ही नहीं सकती है। एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेलजार में लटकाकर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। जब बेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे समझिएगा, ये बेलजार है। बेलजार में एक विद्युत घंटी फिट कर देते हैं और ये कार्क लगाए, कार्क से बेलजार को बंद कर देते हैं और इसमें ये विद्युत घंटी है और निर्वात पंप इसमें लगा करके इसे निर्वात कर लेते हैं। तो जब हम या इसमें जब वायु भरी रहती है बेलजार में और इस विद्युत घंटी में स्विच ऑन करते हैं तो घंटी सुनाई देती है। लेकिन जब निर्वात पंप जोड़ करके इसमें से निर्वात अगर कर लें तो इसके आसपास कोई वायु नहीं होती है, जिससे कि हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है। अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। तो इसको समझते हैं। कह रहे कि माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है। यहाँ पे देखिएगा, ये माध्यम के कण है, इसी दिशा में कंपन करते हैं, यानी कि इस दिशा में कंपन करते हैं। संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन। ये माध्यम के कण जो है इसी दिशा में कंपन करते हैं और तरंग भी, ये तरंगे आगे इसी तरह से बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं तो इसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जब एक स्लिंग को धक्का देते तथा खींचते हैं तब संपीड़नशील की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं तथा विरलन कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, बनते हैं। ये समझिए, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, जिसे कि विरलन कहते हैं। तो कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। जो कण का कंपन होता है तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है।
इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं और तरंग की दिशा समकोण लंबवत बनाती है। अब समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। तो यह अनुप्रस्थ तरंगे वे स्लिंकी एक सिरे के आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे को ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं, तब यह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अर्थात ऐसे ये समझिएगा अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऐसे चलेगा, तरंग संचरण आगे इस दिशा में तरंग संचरण हो रहा है, जबकि कंपन ऊपर और नीचे हो रहा है। एक रस्सी को अगर दृढ़ दीवार से बांध करके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बांध दिए रस्सी को दीवार से और यहाँ से आप ले करके इससे झटका मारेंगे तो ये ऐसे तरंग उत्पन्न करेगा। तो तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है ऐसे, लेकिन ऊपर नीचे कंपन कर रही है, अर्थात ये ऐसे होगा, ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। यानी कि माध्यम के जो कण होंगे अपने जगह पे ऊपर नीचे होंगे, जबकि तरंग आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ। यह तरंग स्लिंकी में क्षैतिज दिशा में गति करती है, जबकि स्लिंकी की कुंडलियां या कण तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। अर्थात देखो, कणों के कंपन जो होगा ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, जबकि तरंग आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्रकाश किरणें भी अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और लेकिन प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में ठोस द्रव कहीं भी जा सकता है। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण हैं तरंग दैर्घ्य, मतलब ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल तथा तरंग वेग। जब एक तरंग वायु में संचरण करती है तब हवा का घनत्व तथा दाब अपनी मध्य स्थिति से बदलते हैं। तो जब तरंग संचरण होगा, अर्थात ये द्विभुज को लेकर के अगर इस पे हम इस पे इसको प्रेस या दाबेंगे इस पे, तो जो विरलन संपीड़न होगा, ऐसे संपीड़न, इसके बाद विरलन संपीड़न, यानी कि विरलन संपीड़न ऐसे होगा। अर्थात ये द्विभुज जब इधर की तरफ आएगा यहाँ पे, तो ये वाली जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, और जब ये इस पे आएगा इधर की तरफ तो इस पे दाब पड़ेगा, जिससे कि ये संपीड़न हो जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। और जैसे ही द्विभुज पीछे की तरफ हटेगा इधर, तो जगह खाली बचेगा और यहाँ पे जो है विरलन हो जाएगा, अर्थात घनत्व तो कम हो जाएगा। संपीड़न को शिखर, श्रृंग तथा विरलन को गर्त से दिखाया जाता है। ये समझिएगा, श्रृंग और गर्त। ऊपर जो ये है इसको बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाले को इसको बोलते हैं गर्त। गर्त का मतलब गड्ढा। तो ये श्रृंग और गर्त होता है। संपीड़न अधिकतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है, जबकि विरलन न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर, अगर आवाज़ रहेगा तो ये घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यानी कि यहाँ पे संपीड़न और यहाँ पे विरलन है। फिर यहाँ पे संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो विरलन जो होता है न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है। विरलन जो होता है न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है। दाब की भिन्नता है, घनत्व या दाब। ऊपर देखना, ये श्रृंग होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये श्रृंग, इसे श्रृंग कहते हैं, और नीचे जो ये है इसे बोलते हैं गर्त।
तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक संपीड़न तथा एक विरलन की कुल लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझते हैं चित्र के माध्यम से, ये समझिएगा। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत, ये देखिए, ये दो क्रमागत संपीड़न यानी कि ये इनके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे। या तो दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे यहाँ, तो इसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित करते हैं। ये ग्रीक अक्षर लैम्डा है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब देखते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या एक सेकेंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या एक सेकेंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर भी से या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू भी कहते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। हर्ट्ज, एक हर्ट्ज एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। अर्थात एक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और एक कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज होता है, अर्थात 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल, तो एक कंपन या दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल बराबर 1 में कंपन। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। इसे टी से निरूपित करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो तरंग की आवृत्ति होती है उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहाँ आर आवृत्ति और टी आवर्तकाल टाइम है। आयाम, किसी माध्यम के कणों को उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ये समझिएगा, अगर ये एक तरंग है, ये इसका माध्य स्थिति है, तो इसके इधर तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं। या इधर अधिकतम, नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे आयाम कहते हैं। ध्वनि से आयाम को ऐसे निरूपित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। ध्वनि से तारत्व, प्रबलता तथा गूढ़ता जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। तारत्व क्या होता है? पिच। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा आवृत्ति ऊंचा उत्पन्न तारत्व, ज़्यादा आवृत्ति जो होगा ऊंचा तारत्व, कम आवृत्ति निम्न तारत्व। तो औरतों की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है, जिससे उसकी आवाज़ सपाट या भद्दी होती है। उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई समान में बड़ी संख्या में
संपीड़न तथा विलयन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। निम्न तारत्व कम आवृत्ति, ज़्यादा तारत्व होगा ज़्यादा आवृत्ति होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।